अस्सलाम वालेकुम। टुडे वी गोइंग टू टॉक अबाउट स्लीप और हम ब्रेन के वेव्स के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। उसके बाद एपिलेप्सी पे भी डिटेल बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर है जो कि ऐसे कि उसमें अक्सर आ जाती है वो है स्लीप। स्लीप जो है वो एक ऐसा अनकॉन्शियसनेस का स्टेट है कि जिससे अ पर्सन कैन बी अराउज्ड बाय सेंसरी और एनी अदर स्टिमुलाई। इसको हम कॉमा से इस तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कॉमा एक अनकॉन्शियसनेस की ऐसी स्टेट होती है जिसमें जो पर्सन है उसको अराउज नहीं किया जा सकता। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने बात की कि इसकी डिफरेंट ग्रेडेशन होती हैं। डीप स्लीप होती है, लाइट स्लीप होती है, वेरी लाइट स्लीप होती है, वेरी डीप स्लीप भी होती है। बेसिकली इसको हम ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं दो टाइप्स में जो कि एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट होती हैं। एक होती है रेम स्लीप विच इज़ द रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक होती है नॉन रेम स्लीप। ठीक है, जिसको हम स्लो वेव स्लीप भी कहते हैं या डीप स्लीप भी कहते हैं। जो आपकी रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है ना, उसमें क्यों उसको कहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली उसमें रैपिड आई मूवमेंट होती हैं, जबकि नॉन रैम में रैपिड आई मूवमेंट नहीं होती। और वेव्स हम देखेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वेव्स होती हैं, लो फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। आर से याद रखो कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है ना वेव्स की रैपिड में ज़्यादा होती हैं रैपिड आई मूवमेंट वाली में, जबकि इसकी कम होती है। अच्छा, जो रैम होती है ना वो आपके पास हमारी यंग एडल्ट में 25% ऑफ स्लीप जो है ना वो रैम से होती है, यानी कि बाकी जितनी भी स्लीप बच जाती है वो नॉन रैम की वजह से होती है। और इसकी जो है ना वो आपके पास डिफरेंट एपिसोड्स होते हैं। हर एपिसोड जो है ये उसको हम बाउट्स भी कहते हैं। जो एपिसोड है ये बाउट से वो हर 90 मिनट्स के बाद होता है, वो 5 से 30 मिनट का होता है ये बाउट। और ये आपके पास इसके दौरान आपको विविड ड्रीमिंग होती है। इसके अलावा नॉन रेस्टलेस स्लीप में आप डीप रेस्टफुल स्लीप होती है। और खास तौर पर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जो 24 घंटे का उठा हुआ है, 24 घंटे के उठा होने के बाद जो उसको पहले घंटे की नींद आएगी वो उसकी रेम स्लीप होगी, नॉन रेम स्लीप होगी, जो कि उसकी मोस्ट रेस्टफुल और डीप स्लीप होगी। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए हुए हैं। रेम स्लीप को पैराडॉक्सिकल और डी सिंक्रोनाइज स्लीप भी कहते हैं। हमने बात की कि हर 90 मिनट्स के बाद इसके बाउट्स आते हैं। और जो रैम के बाउट्स होते हैं वो अगेन शॉर्ट होती है। और यहाँ पे हो अगर अच्छा यहाँ पे ये भी बात की है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, हमने कहा कि एक्सट्रीमली स्लीपी है, तो एक्सट्रीमली स्लीपी में हो सकता है कि रैम के एपिसोड्स बहुत कम हो या एब्सेंट ही हो। ठीक है, और अगर वो बिल्कुल रेस्टफुल है फिर तब रैम के एपिसोड आते हैं। जब वो एक्सट्रीमली स्लीपी हो जाए तो ज़्यादातर उसको डीप स्लीप भी आती है। अच्छा, ये एक्टिव फॉर्म होती है। आपने रखना है कि जो स्लीप है ना वो एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव प्रोसेस नहीं है, क्योंकि उसके दौरान आपकी ब्रेन जो है वो बड़ा एक्टिवली काम कर रहा होता है। ठीक है, एक्टिव प्रोसेस है, इसमें ड्रीमिंग भी होती है। इसमें ये हम इसकी बात करें कि ये एक्टिव प्रोसेस तो दोनों स्लीप है, लेकिन ये एक्टिव फॉर्म ऑफ स्लीप है। ठीक है, इसमें ड्रीमिंग भी हो रही है, इसमें एक्टिव बॉडी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन भी हो रही है। इसमें वो कह रहे हैं कि जो पर्सन है वो उसमें वो कहते हैं कि यहाँ पे वो कहते हैं द पर्सन इज इवन मोर डिफिकल्ट टू अराउज बाय द सेंसरी स्टिमुलाई देन ड्यूरिंग डीप स्लीप वेव। यहाँ पे जो है वो पर्सन जो है एक डिफिकल्ट उठना, उसको उठाना मुश्किल भी होता है, बाज़ों का ये भी होता है कि रेम स्लीप की वजह से वो सुबह खुद ब खुद उठ जाता है। मसल टोन जो है वो यहाँ पे डिप्रेस हो जाती है। ठीक है, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज कर जाता है। और डिस्पाइट यहाँ पे क्या होता है कि एक्सट्रीम इनहिबिशन होती है पेरिफेरल मसल्स की, रेगुलर मसल मूवमेंट जो है वो होती है। यहाँ पे मसल की इनहिबिशन हो जाती है क्योंकि जो आपके पास स्पाइनल कॉर्ड सेंटर्स होते हैं ना वो इनहिबिट कर देते हैं मसल की टोन को। लेकिन डिस्पाइट एक्सट्रीम इनहिबिशन फिर भी यहाँ पे इरेगुलर रैपिड मूवमेंट कुछ होती है मसल की भी और आपकी आई की मूवमेंट की। इसके अलावा यहाँ पे ये हाईली एक्टिव स्टेट होती है ब्रेन की। ब्रेन जो यहाँ पे 20% काम कर रहा होता है, 20% उसका बीएमआई बढ़ जाता है। ईजी जब हम रिकॉर्ड करते हैं यहाँ पे वो कहते हैं कि बाज़ात एक बंदा जो कि पैराडॉक्सिकल स्लीप में सोया हुआ होता है या रेम स्लीप में, उसकी और वेकफुल बंदे की जो ईजी होती है वो बिल्कुल सेम आ रही होती है, जो कि एक बड़ी हैरानकुन बात है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे पैराडॉक्सिकल स्लीप कहते हैं कि भाई बंदा ब्रेन इतना काम करे लेकिन बंदा तो असल में सो रहा है। स्लो वेव स्लीप जो होती है वो आपको मैंने पहली बात की कि 24 घंटे सोने के बाद जो उसके बाद स्लीप आती है घंटे में, वो स्लो वेव स्लीप होती है। इसमें आपके पास प्रीफर यहाँ पे सिर्फ ये नहीं होता है कि मसल टोन डिक्रीज करती है, बल्कि पेरिफेरल वेस्कुलर टोन भी डिक्रीज करती है। बाकी जितने भी वेजिटेटिव फंक्शन होते हैं वो भी डिक्रीज कर जाते हैं। 30 से जो है ना 10 से 30% आपका जो है वो ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट, मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज कर जाता है। और यहाँ पे इसको ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं, ड्रीमलेस स्लीप। ठीक है, यहाँ पे ड्रीम नहीं आता, इसको हम ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं। और बाज़ अवत आते हैं तो वो नाइटमेयर्स होते हैं। ठीक है, जो कि होते हैं। और उसके अलावा हमने कहा कि ऑब्वियसली एसोसिएटेड बॉडी एक्टिविटी कम हो जाती है और यूजुअली जो भी ड्रीम आते हैं वो यहाँ पे याद नहीं रहते। अच्छा, उसके बाद इनके जो डिफरेंसेस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप टैबलेट फॉर्म करके लिखते हो यहाँ पे जिस फॉर्म में रेफरेंस रखा है उसमें लिखा हुआ है ड्यूरेशन, रेस्ट, ड्रीम, आई मूवमेंट, फिर मसल मूवमेंट, मसल टोन, वाइटल साइंस और डीसिंक्रोनाइज या डीप है और ईईजी। ठीक है, इसको हम DRD MTV D, ठीक है, DRD MTV D DEE है। अब यहाँ पे ड्यूरेशन जो है यहाँ पे 25% स्लीप होती है। ये मोस्टली स्लीप यही होती है, हर 90 मिनट्स के बाद यहाँ पे 5 to 30 सेकंड्स के 5 to 30 मिनट्स के बाउट्स होते हैं। ये रेस्टलेस स्लीप होती है, ये आपके पास डीप रेस्टफुल स्लीप होती है। यहाँ पे विविड ड्रीम्स आते हैं विद कंसोलिडेशन, यानी कि आपको अक्सर ड्रीम याद भी रहते हैं, जबकि यहाँ पे जो ड्रीम्स होते हैं ये आपको रेयर होते हैं और आपको अक्सर याद नहीं रहते और ऑफन नाइटमेयर्स होते हैं। ये ड्रीमलेस स्लीप होती है। रैपिड आई मूवमेंट होती है, यहाँ पे स्लो मूवमेंट होती है, ड्राउजीनेस होती है। ठीक है, मसल ट्विचेस होते हैं, मसल रिलैक्सेशन। अच्छा, यहाँ पे डिक्रीज मसल टोन होती है, यहाँ पे कुछ टोन पोस्ट यूरिनल मसल्स में होती है। वाइटल साइंस यहाँ पे फ्लक्चुएटिंग होते हैं, बाज़ अवत ऐसे ड्रीम आते हैं जिसमें हार्ट रेट बीपी बढ़ जाता है, बाज़ अवत कम हो जाता है। यहाँ पे स्टेबल वाइटल साइंस होते हैं, यानी कि इसमें बीएमआर आ जाता है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर वगैरह। डीसिंक्रोनाइज ये पैराडॉक्सिकल स्लीप कहते हैं, इसको हम यहाँ पे ड्रीमिंग स्लीप नहीं ड्रीमलेस स्लीप कहते हैं। ठीक है, ड्रीम लेस स्लीप होती है या डीप स्लीप होती है। उसके बाद यहाँ पे ईईजी जो यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं उसमें हाई फ्रीक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड वेव होती है, यहाँ पे ये लो फ्रीक्वेंसी हाई एम्पलीट्यूड वेव होती है। यहाँ पे मेनली आपका एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन रखना है कि एसिटाइलकोलिन आगे हम देखेंगे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग एरियाज होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन को रिलीज कर देते हैं और नॉरएपिनेफ्रिन लोकस सेलुलर से रिलेटेड होता है। और लोकस सेलुलर एक ऐसा न्यूरो हार्मोनल सिस्टम है जो कि आपकी रेम स्लीप से रिलेटेड है और यहाँ पे सेरोटोनिन होता है। अब हम आ जाते हैं बेसिक थ्योरीज और स्लीप पे। दो तरह की थ्योरी थी, पहले कहा जाता था कि कुछ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जिनके अपर ब्रेन स्टेम में ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है जिनके न्यूरॉन्स फटीग कर जाते हैं
उनकी फटीग करने की वजह से फिर आपको स्लीप प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब ये कहा जाता है कि कोई एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस है, क्योंकि जब मिड पॉन्स के लेवल पे आपके पास जो है ये प्रॉन्स है, मिड ब्रेन है, मिडुला। जब मिड पॉन्स के लेवल पे डायसेक्शन की गई तो देखा गया कि आपके पास पूरा ब्रेन जो है वो उठा ही रहता है और उसको कोई सोने से रोक नहीं सकता। मतलब वो बंदा सो ही नहीं पा रहा, तो इसका मतलब है कि पॉन्स के नीचे पॉन के मिड लेवल पे कोई ऐसे एरियाज होते हैं जो कि आपके पास इसको एक्साइट कर रहे होते हैं। तो ये एक एक्टिव इनहिबिटरी प्रोसेस है जो कि मिड पॉन्टाइन लेवल्स पे जो कुछ सिस्टम्स होते हैं वो उसको एक्टिवेट करा रहे होते हैं। कुछ हमारे न्यूरॉनल सेंटर्स होता है हमारी बॉडी में, जिसमें 3 ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूरॉनल सेंटर्स आते हैं जिनका खास तौर पे स्लीप को इंड्यूस करने में रोल होता है। जिसमें सबसे पहले आता है रेफी न्यूक्लियस, जो कि आपके अपर हाफ ऑफ पॉन्स और मिडिला में पड़ा हुआ होता है, कि हमने पहले भी पढ़ा था, आपके एनाल्जेसिया सिस्टम में पढ़ा होगा। अब रेफी न्यूक्लियस से इनपुट्स कहाँ कहाँ जा रही होती है? एक तो अपर ब्रेन स्टेम में जा रही होती हैं, वहाँ से थैलेमस, हाइपोथैलेमस और लिम्बिक सिस्टम में जा रही होती हैं, नियोकॉर्टेक्स में जा रही होती हैं, और इसके अलावा हमने कहा था कि आपके पास वो स्पाइनल कॉर्ड में भी जाती है। स्पाइनल कॉर्ड में डॉर्सल रूट गैंग्लियन के लेवल पे जाती है, जहाँ पे जाके इनकमिंग सेंसरी सिग्नल्स को भी इनहिबिट करती है, जैसे कि पेन की सेंसरी सिग्नल्स होते हैं। जब आपके पास आपको पता है कि ये सारे सिग्नल्स इनहिबिट होते हैं तो आपको यहाँ पे पेन फील नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल जब आप सो रहे होते हो तो आपको पेन फील नहीं होती, तो ये सेरोटोनिन की वजह से होता है। ठीक है, तो सेरोटोनिन स्लीप का न्यूरोट्रांसमीटर है। कहाँ पे सिग्नल्स आते हैं? ब्रेन स्टेम, अपर ब्रेन स्टेम में, अपर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन में, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और नियोकॉर्टेक्स में, और इसके अलावा नीचे डॉर्सल रूट गैंग्लियन पे जहाँ पे सेंसरी वापस एंटर कर होते हैं वहाँ पे भी जाके इनहिबिट कर रहा होता है। इसके अलावा कहते हैं कि जो न्यूक्लियर ट्रैक्ट सर्टेरियस है, जो कि मेडुला और पोन्स में होता है, जहाँ पे विसरल एफरेंट फाइबर्स आ रहे हैं प्लस वेगस नर्व से, वो भी स्लीप में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा जो हाइपोथैलेमस के अंदर जो हमने कहा था कि जो सुप्राक्याज्मल एरिया है, जो कि रोस्ट्रल सुप्राक्याज्मल एरिया है वो, और डिफ्यूज न्यूक्लियर थैलेमस, ये भी इन्वॉल्व होते हैं स्लीप के अंदर। ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। इसके अलावा अगर हमने कहा कि लेजन हो जाए रेफी न्यूक्लियस के या फिर मीडियल रोस्ट्रल सुप्राक्याज्मल एरिया ऑफ द एंटी हाइपोथैलेमस के, तो इसमें क्या होता है कि आपके पास एक्साइटेड रेटिकुलर न्यूरॉन ऑफ द मेसेंसेफेलॉन अपर पॉन्स होते हैं, वो आपके पास दे सीम टू बी रिलीज फ्रॉम द इनहिबिशन। जो एक्साइटेड रेटिकुलर न्यूरॉन्स होते हैं मेसेंसेफेलॉन में, वो अपर पॉन्स में होते हैं। ठीक है, आपके पास जो रेटिकुलर एक्साइटेटरी सिस्टम है वो पॉन्स और मिडिला पॉन्स और मिडब्रेन में होता है, और मिडिला में आपके पास इनहिबिटरी सेंटर होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्साइटेड रेटिकुलर न्यूरॉन्स और मेसेंसेफेलॉन और अपर पॉन्स होते हैं, दे बिकम रिलीज फ्रॉम द इनहिबिशन। जब इनहिबिशन से रिलीज हो जाते हैं तो आपके पास हमेशा एक इंटेंस स्टेट ऑफ वेकफुलनेस रहती है और स्लीप इंड्यूस नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा कुछ यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात देखिए, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल एक एनिमल है जो कि बहुत देर से उठा हुआ है, तो उसके सीएसएफ में, उसके ब्लड में क्या, उसके रन में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जब उसको किसी और एनिमल में डाले तो उनको नींद आती है। जैसे म्यूमेरल पेप्टाइड है, म्यूमेरल पेप्टाइड एनिमल के आपके पास फ्लूइड में सीएसएफ के अंदर या उसके यूरिन में अक्यूमुलेट कर जाता है, और उसकी माइक्रोग्राम की क्वांटिटीज में हम अगले एनिमल के थर्ड वेंट्रिकल के सीएसएफ में दे देते हैं ना, तो उसमें उसको सेवरल आवर्स तक जो है वो स्लीप उसको रहती है। ठीक है, इसके अलावा एक नॉन पेप्टाइड है जो कि आइसोलेट किया जाता है ब्लड से, जो कि स्लीपिंग एनिमल के ब्लड से आइसोलेट किया जाता है। और एक आपके पास न्यूरोनल टिश्यू है जो कि हमने कहा कि ब्रेन स्टेम से यानी कि किया जाता है, न्यूरोनल टिश्यू ऑफ द ब्रेन स्टेम ऑफ द एनिमल केप्ट अवेक फॉर डेज। ठीक है, इट इज पॉसिबल दैट प्रोलॉन्ग वेकफुलनेस विल कॉज प्रोग्रेसिव अक्यूमुलेशन ऑफ द स्लीप। ठीक है, कि प्रोलॉन्ग वेकफुलनेस, अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि प्रोलॉन्ग वेकफुलनेस जब होती है तो ऐसे कुछ स्लीप फैक्टर जो है वो अक्यूमुलेट करने लगते हैं। इसके अलावा पॉसिबल कॉज रेम स्लीप की क्या होते हैं? रेम स्लीप में वो कहते हैं कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं एसिटाइलकोलिन के जैसे ड्रग्स होते हैं, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कुछ ऐसा ड्रग है जो कि एसिटाइलकोलिन का एक्शन मिमिक कर रहा होता है, तो वो जाके आपकी रेम स्लीप कराता है। ठीक है, उसके अकरेंस को बढ़ा देता है। होता ये कि हमारे पास लार्ज एसिटाइलकोलिन सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं अपर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन में। अपर ब्रेन स्टेम रेटिकुलर फॉर्मेशन में लार्ज एसिटाइलकोलिन सेक्रेटिंग न्यूरॉन्स होते हैं, जो कि आपके पास theoretically they could raise the activity of the certain brain region during REM sleep। लेकिन ये नहीं होता कि आपके पास इतनी एक्टिविटी बढ़ा दें कि आपके पास वेकफुलनेस हो जाए। REM स्लीप के अंडर ही वो ब्रेन स्टेम के थ्रू जो है वो डिफरेंट कॉर्टिकल एरियाज की एक्साइटेशन को बढ़ा देते हैं एसिटाइलकोलिन रिलीजिंग न्यूरॉन। ठीक है, इसी मैंने शुरू में भी आपको रेम स्लीप में एसिटाइलकोलिन के बारे में बताया था। इसके अलावा साइकिल बिटवीन वेकफुलनेस एंड स्लीप। अब सबसे पहले क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपके स्लीप सेंटर जो है वो एक्टिवेट नहीं होता है। ठीक है, स्लीप सेंटर से नॉर्मली आपके पास जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग एरियाज है उनको इनहिबिट रखा होता है। तो स्लीप सेंटर जब आपके पास एक्टिवेट नहीं है तो जो मेसेंसेफेलिक अपर पोंटाइन रेटिकुलर एक्टिवेटिंग न्यूक्लियर होते हैं, दे आर रिलीज फ्रॉम इनहिबिशन। जब इनहिबिशन से रिलीज होते हैं तो एक्टिव होते हैं, जब वो एक्टिव होते हैं तो आपके पास पीएनएस और सीएनएस को सेरेब्रल कॉर्टेक्स के थ्रू एक्टिवेट करते हैं। फिर आपका एक पॉजिटिव फीडबैक चलता है बिटवीन दी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग न्यूरॉन इन द मेसेंसेफेलॉन एंड द अपर पोंटाइन। इसके अलावा सीएनएस और पीएनएस सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो ये आपके पास पॉजिटिव फीडबैक चलता रहता है, जिसमें आपके पास जो मेसेंसेफेलिक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग एरियाज है वो यहाँ पे आपके पास सेरेब्रल कॉर्टेक्स को सेट करते हैं, फिर आपके पास वो उसको एक्साइट करते हैं, और यहाँ आपके पास एक्साइट तक वेकफुलनेस नहीं हो जाती। और जब आपके पास स्लीप की एक्टिवेशन होती है तो स्लीप के दौरान यही न्यूरॉन्स होते हैं फटीग कर जाते हैं। फटीग होने के बाद क्या होता है कि पॉजिटिव फीडबैक आहिस्ता आहिस्ता फेड करता है, फिर आपके पास जहाँ पे वेकफुलनेस से स्लीप की तरफ ट्रांजिशन होने लगती है, जब आपके स्लीप सेंटर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस के अंदर वो कहते हैं कि ऑक्सिन न्यूरॉन्स होते हैं, या उनको हम हाइपोक्रेटिन भी कहते हैं। ऑक्सिन या हाइपोक्रेटिन जो आपको हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, ये एक्साइटेटरी इनपुट दे रहे होते हैं हमारे ब्रेन के बहुत ज़्यादा एरियाज को। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि ऑक्सिन न्यूरॉन्स जो है ये इनकी वो कहते हैं कि देखो ये दे आर मोस्ट एक्टिव ड्यूरिंग वेकिंग एंड ऑलमोस्ट स्टॉप फायरिंग ड्यूरिंग स्लो वेव एंड रेम स्लीप। ठीक है, ये सिर्फ वेकिंग में फायर कर रहे होते हैं। ठीक है, ये स्लीप में नहीं होते, चाहे रेम स्लीप हो या स्लो वेव हो, हालांकि एक्साइटेटरी इनपुट दे रहे होते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ ब्रेन को, लेकिन सिर्फ वेकिंग में ही होते हैं। ऑक्सिन न्यूरॉन या हाइपोक्रेटिन न्यूरॉन जो है वो सिर्फ वेकिंग में ही होते हैं। ठीक है, स्लीप के दौरान नहीं होते, चाहे वो रेम स्लीप क्यों ना हो। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है इन प्रोड्यूसिंग न्यूरॉन्स की, या फिर डिफेक्टिव ऑक्सिन रिसेप्टर्स होते हैं, या इनके रिसेप्टर्स डिफेक्टिव हैं, या फिर इनकी डिस्ट्रक्शन में प्रॉब्लम है, तो नेक्रोलेप्सी जो है इट इज अ स्लीप डिसऑर्डर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस। ठीक है, आपको ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस होती है, और बाद तक किसी भी टाइम पे स्लीप आ जाती है। कोई बंदा काम कर रहा हो, कोई बंदा सोच रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, कोई लिख रहा हो, कुछ काम कर रहा हो, साथ ही नींद आ जाती है।
इसके अलावा हमने कहा कि डिक्रीज मसल टोन से कैटाप्लेक्सी भी हो सकती है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपके पास वादा अटैक के दौरान इतनी आपके पास यहाँ पे पैरालिसिस यानी कि अटैक हो कि आपके पास पैरालिसिस हो जाए। और हमने कहा था कि दीज ऑब्जर्वेशन ये हमें बता दी कि किस तरह ऑक्सीजन न्यूरॉन जो है वो वेकफुलनेस में हमें हेल्प करती है, ठीक है। ऑक्सीजन न्यूरॉन और ये वाले। उसके बाद स्लीप की जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्लीप जो है फॉर एग्जाम्पल आप सोचो कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप 24 घंटे की स्लीप ना लो तो क्या होगा, ठीक है। 24 घंटे के लिए हम स्लीप नहीं लेते तो आपके पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपकी जो मोटर फंक्शन है, आपकी इरिटेटिव बिहेवियर हो जाता है, ठीक है। अच्छा अगर फंक्शन देखें तो आपको होता है कॉग्निटिव और फिजिकल परफॉर्मेंस, ठीक है, ओवरऑल प्रोडक्टिविटी, हेल्थ ऑफ अ पर्सन एंड होम्योस्टेसिस, ठीक है। हमने यहाँ पे बात की कि इसके इफेक्ट होते हैं आपके पास नर्वस सिस्टम में भी और इसके अलावा फंक्शनल सिस्टम ऑफ बॉडी पे भी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि लैक ऑफ स्लीप होती है तो इसमें प्रोलॉन्ग वेकफुलनेस से प्रोग्रेसिव मैल फंक्शन, आपकी थॉट प्रोसेस की प्रोग्रेसिव मैल फंक्शन होगी और एबनॉर्मल बिहेवियरल एक्टिविटीज होती है। इसके अलावा साइकोटिक और इरिटेटिव बिहेवियर होने लगता है। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके पास ये एक्टिवेट होता है तो आपके पास यहाँ पे कॉग्निटिव और फिजियोलॉजिकल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी और हेल्थ और होम्योस्टेसिस के अलावा ये आपकी नॉर्मल ब्रेन फंक्शन को रिस्टोर करता है और बैलेंस का रोल प्ले करता है अमंग डिफरेंट फंक्शन ऑफ द सेरिबेलम, ठीक है। अब यहाँ पे फंक्शन को पोस्टेड किया हुआ है न्यूरल मैच्योरेशन, ठीक है, न्यूरल मैच्योरेशन, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग और मेमोरी, इसमें भी इसका रोल है स्लीप में। यानी कि आपको पता है जब आप सोते हो तो उठते हो तो आपको अच्छा याद रहता है, ठीक है। तो न्यूरल मैच्योरेशन, फैसिलिटेशन ऑफ लर्निंग और मेमोरी, कॉग्निशन, सीसीआर को कॉग्निशन, थिंकिंग, क्लियरेंस ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट which is produced by the neural activity in awakeness, ठीक है। उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी, ऑब्वियसली जब आप सोते हो तो आपके पास मेटाबॉलिक एनर्जी थोड़ी बहुत कंजर्व रहती है, तो थोड़ा बहुत न्यूरोलॉजिस्ट ये भी कहते हैं कि शायद इस वजह से भी होती है। इसके अलावा मेन इसका फंक्शन ये होता है कि ये नॉर्मल बैलेंस को न्यूरल सेंटर्स के रिस्टोर करता है, ठीक है। सो न्यूरल मैच्योरेशन, फैसिलिटेशन ऑफ द लर्निंग एंड मेमोरी, कॉग्निशन, क्लियरेंस ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट एंड द कंजर्वेशन ऑफ द मेटाबॉलिक एनर्जी। सो नाउ स्लीप डिसऑर्डर्स। अब स्लीप डिप्नोसिस में हमने नेक्रोलेप्सी पहले ही पढ़ा था। हमने कहा था कि जब ऑक्सीजन या जो हाइपोकॉर्टिन होता है वो रिलीजिंग न्यूरॉन्स जो है हाइपोथैलेमस रिलीज हो रही है जो कि वेकफुलनेस कॉज कराते हैं। अगर वो वेकफुलनेस कॉल नहीं करा रहे होते तो स्लीप हो जाती है। एक तो यहाँ पे उसमें होती है ओडीडी यानी कि ओवरवेलमिंग डे टाइम ड्राउजीनेस रहती है और कभी भी इवन कि बोलने के दौरान या काम करने के दौरान उसको स्लीप आ जाती है, स्लीप के अटैक्स होते हैं। इसमें कैटाप्लेक्सी भी होती है, दैट इज नेक्रोलेप्सी। कैटाप्लेक्सी भी होती है जिसमें मसल टोन डिक्रीज कर जाती है। सोमनो एम्बोलिज्म क्या होता है कि पेशेंट वॉक्स वाइल स्लीपिंग, इट इज नोन एज सोमना एम्बोलिज्म। एक और आपके होता है कि जिसमें पेशेंट विल यानी कि पेशेंट टॉक ड्यूरिंग स्लीपिंग, उस डिजीज को भी हम सोमना से ही करते हैं, पेशेंट टॉक ड्यूरिंग स्लीपिंग को। ये भी आपके पास ये कौन से स्टेज में होता है, ये जो N3 स्टेज होता है ना, इसको हम कहते हैं N3 स्टेज होता है आपकी नॉन नॉन स्लीप का, क्योंकि पहले तो नॉन स्लीप होती है ना, तो नॉन स्लीप होती है उसके बाद दूसरी स्लीप होती है। तो यहाँ पे नॉन स्लीप की जो थर्ड स्टेज होता है ना उसको हम यहाँ पे कहते हैं, यहाँ पे कहीं मुझे मिल नहीं रहा, खैर आपका एक था सोमनो एम्बोलिज्म। तो सोमनो एम्बोलिज्म में क्या हो रहा है कि पेशेंट जो है वो वॉक कर रहा होता है स्लीपिंग में। ये N3 स्टेज होता है नॉन रेपिटेटिव स्लीप का। मैंने स्लीप की इसके बाद में स्टेजेस बताऊंगी। तो N3 स्टेज होता है नॉन रेम स्लीप का, वहाँ पे जो है ये हो रहा होता है सोमनो एम्बोलिज्म जो है वो आपको मिल रहा होता है। इसके अलावा नॉक्ट्यूरल एन्यूरेसिस ये होता है कि बेड वेटिंग, ठीक है, कि आपके पास अनइंटेंशनली जो है वो बेड वेट कर जाता है। पेशेंट इंसोम्निया रेफर्स टू स्लीपलेसनेस एंड द पेशेंट इज अनएबल टू एंजॉय प्रॉपर स्लीप। ये यूजुअली टेंशन और स्ट्रेस के केस में होता है, ठीक है, और इसमें इन विच द अलर्टिंग सिस्टम ऑफ द ब्रेन इज मच मोर इन्वॉल्व, ठीक है। और स्लीप अपनी क्या होता है कि आपके पास स्लीप के दौरान जो है वो सर्टेन ब्रेथलेसनेस आ जाती है जो कि लैरिंग ऑफ द फ्रेंजियल मसल की वजह से और भी बहुत सारी चीज़ें यूविला के थिकनिंग की वजह से ये सारी चीज़ होती हैं। अब साथ ही हम स्पीच भी करते हैं। स्पीच इज अ वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स, आइडियाज, फीलिंग एंड इमोशन, ठीक है। और लैंग्वेज जो आपके पास वे ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ओरल स्पीच होती है जो कि आप बोल के करते हो, रिटन स्पीच होती है जो कि आप हमने कहा कि राइटिंग करके अपने वर्ड्स को एक्सप्रेस करते हैं, और फिर रीडिंग स्पीच होती है जो कि हम पढ़ते हैं, फिर इनको हम यहाँ पे सुनते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि जो चाइल्ड आपके पास डेफ बॉर्न होता है वो डम क्यों होता है, क्योंकि जब वो डेफ बॉर्न होता है ना तो उसको वो कुछ परसीव नहीं करता, कोई सेंसेशन परसीव नहीं करता। जब वो परसीव नहीं करता तो उसका जो मोटर कॉर्टेक्स है, दोनों जो उसके आपके पास स्पीच एरियाज हैं, ना वर्निकी एरिया ना ब्रोका एरिया, वो उस स्पीच को एनालाइज नहीं कर पाते, तो वो डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। और फिर इसलिए वो आपके पास वो होता तो डेफ है लेकिन वो आपके पास पे डम भी हो जाता है। उसके बाद फिजियोलॉजी क्या होती है कि सबसे पहले फोनेशन होती है, लैरिंक्स के मसल जो है वो उसमें वाइब्रेट करते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जब एयर के थ्रू आर्टिकुलेशन होती है, प्रॉपर वर्ड्स आपके पास आपके लिप्स और पैलेट और आपके चीक्स और टंग इसी तरह से मूव करते हैं उसकी मूवमेंट के लिए, और फिर रेजोनेंस क्रिएट होती है जो कि ऑब्वियसली नेजल कैविटी फ्रेंक्शन की वजह से होती है। न्यूरल मैकेनिज्म क्या, पहले सेंसरी स्टिमुलस है आपके पास, जो भी सेंसरी स्टिमुलस होते हैं वो यूजुअली ऑडिटरी और विजुअल सेंसेशंस जो है ना, ऑडिटरी और जो विजुअल एरिया होता है ब्रेन की वो उसको परसीव करते हैं। फिर साइकिक स्टिमुलस कहाँ पे होता है, एसोसिएटिव एरियाज, ठीक है। आपके पास हमने कहा कि विजुअल और सेंसरी प्राइमरी एरियाज ने उसको परसीव किया, फिर उसके बाद वो साइकिक जो मैकेनिज्म होती है वो एसोसिएशन एरिया में होती है जहाँ पे जाके जो भी इन्फॉर्मेशन है इसको एनालाइज किया जाता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, ये क्या हमें नजर आ रहा है, क्या हमने सुना है। फिर मोटर मैकेनिज्म है आपके पास वो दो जगह से आता है, ब्रोकाज एरिया में जाता है और आपके पास वर्निकी एरिया में जाता है। जो ब्रोका एरिया होता है वो मोटर स्पीच एरिया होता है, ठीक है, इट इज इन द इंफीरियर फ्रंटल गैरेज एरिया 44, और ये राइट हैंडेड लोगों में लेफ्ट साइड पे होता है। और दूसरा तब वर्निकी एरिया द सेंसरी स्पीच एरिया 22 ये सुपीरियर टेम्पोरल गैरेज में होता है। ये आपकी स्पीच के कंटेंट को एनालाइज करता है और ये डिसाइड करता है कि हमने बोलना क्या, और फिर वो सिग्नल्स आर्कोइड वेसिकल्स के थ्रू जाते हैं वर्निकी एरिया में, वर्निकी एरियाज में आगे से मोटर ट्रैक्ट में जाते हैं और आपके पास स्पीच की मूवमेंट होती है। अब सबसे हमने कहा कि हर्ट स्पीच होती है जो आपने सुन के बोला, ठीक है, हर्ट स्पीच होती है, उसके रिसेप्टर्स ईएस में होंगे, तो ऑडिटरी इंपल्सेस इसका पाथवे क्या होगा, ऑडिटरी इंपल्सेस, वहां से ऑडिटरी रिसेप्टर्स में गए, वहां पे ऑडिटरी पाथवे जो आपका सारा
मीडियल जनरेटेड बॉडी वाला पाथवे होता है, लैटरल लेमिनिस्कस एक्सेट्रा। फिर ऑडिटरी एरिया वहाँ से सुपीरियर टेम्पोरल एरिया, क्योंकि सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है ना एरिया 41 42, लेकिन दिस इज एरिया 22, ठीक है, दिस वर्निक इज एरिया 22। तो यहाँ पे ये जाते हैं जो कि आपके पास सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में होता है, लेकिन पीछे ब्रैक्टल में भी जा रहा होता है। फिर उसके बाद वहाँ से ऑडिटरी एसोसिएटिव एरिया, ठीक है, ऑडिटरी एसोसिएटिव एरिया से जितने भी सारे आपको, क्योंकि मेन इंटरप्रेशन वर्निक एरिया में, तो यहाँ बात है वर्निक एरिया में, यहाँ पे इंटरप्रेशन होती है वर्निक एरिया में, सिग्नल जाएंगे ब्रोका एरिया में आर्क्यूट फेसिकुलस के थ्रू, यहाँ से मोटर कॉर्टेक्स पेरिमिनल ट्रैक्ट और फिर मसल ऑफ स्पीच जाते हैं। रिटन स्पीच में क्या होता है कि आपके पास रीडिंग होती है, उसमें आपके पास आइज और कॉन्स में प्रेजेंट है, लेकिन रिटन स्पीच में क्या होता है कि विजुअल इंपल्सेस बस ये जाते हैं कि आपके पास विजुअल इंपल्स होंगे, वो विजुअल रिसेप्टर्स में जाएंगे, विजुअल पाथवे होगा, और ऑक्सीपिटल एरिया वहाँ पे विजुअल एसोसिएशन एरिया, और बाकी सारा वही है कि उसने वर्निक एरिया में जाना है, वर्निक एरिया से आपके पास बाकी आगे जाना है। फिर आपकी जो रीडिंग स्पीच होती है उसमें भी आपके पास वही पाथवे होता है। एबनॉर्मलिटीज क्या हो सकती है, एफेजिस एंड एबिलिटी टू स्पीक। सेंसरी एफेजिया उसको हम रिसेप्टिव एफेजिया भी कहते हैं, जब आपके पास हमने कहा कि जो उसको ऑब्वियसली जो उसके परसीविंग एरियाज हैं वो प्रॉब्लम हो जाती है उनमें, ठीक है, जैसे वर्ड डेफनेस, अगर वो कहते हैं कि एक होता है आप वर्ड डेफनेस से होता है ऑडिटरी रिसेप्टिव एफेजिया, वर्ड डेफनेस इज आल्सो नोन एज ऑडिटरी रिसेप्टिव एफेजिया, जिसमें एरिया 22 यानी कि आपको उसको ऑडिटरी स्पीच एरिया भी कहते हैं, वो इन्वॉल्व हो जाता है। तो उसमें क्या होता है कि बंदा जब सुन नहीं सकता तो बोलेगा कैसे, ठीक है। फिर वर्ड ब्लाइंडनेस यानी कि हमने कहा विजुअल रिसेप्टिव एफेजिया होता है, उसमें क्या होता है कि बंदा जो है वो देख नहीं पा रहा, ठीक है, कोई रिटन स्पीच नहीं कर पा रहा, ठीक है। फिर हमने कहा कि विजुअल एरिया, विजुअल 18 और विजुअल क्या नाम है उसका, विजुअल स्पीच एरिया 18 और 19 इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि वर्ड ब्लाइंडनेस हो जाती है। वर्ड डेफनेस इज वर्ड डेफनेस, और यहाँ पे ऑडिटरी रिसेप्टिव एफेजिया और वर्ड ब्लाइंडनेस जो कि विजुअल रिसेप्टिव एफेजिया होता है। फिर हमने कहा कि वर्निक एफेजिया होता है, वर्निक एफेजिया जो है वो वर्निक एरिया के डैमेज की वजह से होता है, पेशेंट इंटरप्रेट नहीं कर पाता कि आपके पास हमें क्या बोलना है। और ग्लोबल एफेजिया जो वर्निक एरिया एफेजिया के एसोसिएटिव एरिया में होता है। फिर मोटर एफेजिया जो एक्सप्रेसिव एफेजिया होता है, उसमें क्या होता है कि आपके पास पेशेंट को समझ तो आ रही है, लेकिन पेशेंट को ये नहीं पता कि मैंने किस तरह से बोलना है, ठीक है, तो उससे बोला नहीं जाता। डिसऑर्थिया इज डिफिकल्टी इन आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेटिंग पार्ट्स ऑफ टंग एंड चीक्स एंड सॉफ्ट एंड लिप्स बिकम पैरालाइज्ड, ठीक है, और incoordinated producing difficulty in the articulation or non-understandable missyllabled speech। ओके, जो ब्रेन वेव्स होती हैं जो कि इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम के थ्रू हम एक ईईजी रिकॉर्ड करते हैं ब्रेन की, जिसमें हमें ब्रेन की डिफरेंट कंडीशन में, स्लीप में, वेकफुलनेस में, साइकोसिस में या एपिलेप्सी में हमें डिफरेंट तरह की वेव्स मिलती हैं। लेकिन मोस्टली आप जो वेव्स नॉर्मली करते हो उनको आप इसलिए करते हो ताकि आप डिफरेंट कंडीशंस में उनको एनालाइज कर सकते हो कि आपके पास स्लीप में कौन सी है, वेकफुलनेस में कौन सी, एपिलेप्सी और साइकोसिस वगैरह में कौन कौन सी होती है। तो हमने कहा है कि द अनरिलेशंस इन द रिकॉर्डेड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स, जो उसके ऊपर नीचे आती है उसको हम यहाँ पे ब्रेन वेव्स कहते हैं, जो कि ईईजी रिकॉर्ड करता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम रिकॉर्ड करता है। रेंजेस जो ब्रेन वेव्स की होंगी वो 0 से लेकर 200 माइक्रोवोल्ट के दरमियान होंगी, और जो इनका फ्रीक्वेंसी होगी वो 0 से लेकर 50 साइकिल्स पर सेकंड के दरमियान होगी। चार तरह की आपके पास वेव होती है, अल्फा, बीटा, थीटा और डेल्टा वेव। पहले हम यहाँ से पढ़ते हैं, फिर मैं आपको अलग से बताऊंगी। तो यहाँ पे हमने कहा कि सबसे पहले जो अल्फा वेव होती है ना, अच्छा एक तो ये हमने बात की कि डिस्टिंक्ट पैटर्न, अच्छा यहाँ पे नॉर्मली होता है कि आपके ना कोई पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर सी वेव्स होती है नॉर्मली, लेकिन वो कहते हैं कि कुछ एबनॉर्मलिटीज में क्या होता है कि आपके पास एक डिस्टिंक्ट पैटर्न अपेयर कर जाता है। एट अदर टाइम्स डिस्टिंक्ट पैटर्न अपेयर, सम ऑफ विच आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्पेसिफिक एबनॉर्मलिटीज, ठीक है, वैसे कोई ऐसा पैटर्न नहीं होता, लेकिन बाद कुछ एबनॉर्मलिटीज में डिस्टिंक्ट पैटर्न आ जाता है। उसके बाद हमने कहा कि जो ए वेव्स होती है, सबसे पहले एक वेव जो होती है वो कब आती है, जब आपका जो सेरिब्रम है वो क्विसेंट एक्टिवेशन पे है, ठीक है, क्विसेंट एक्टिवेशन यानी कि आप अभी जैसे आप जब सोने लगते हो तो सोने लगने से पहले हम अपनी आंखें बंद करते हैं और अभी हम सोए नहीं हुए होते हैं, वो वाली स्टेज में अल्फा वेव्स होती हैं। और ये अल्फा वेव तभी होती है जब आप क्विसेंट एक्टिवेशन में होते हो, आप आराम से बैठे हुए हो, जैसे लेक्चर रूम में बैठे हुए हो, आप फोन यूज़ कर रहे हो, तो ये भी आपकी उस वक्त अल्फा वेव्स ही एक्टिवेट हुई होती हैं। 8 से 13 साइकिल पर सेकंड इसकी फ्रीक्वेंसी है, और वेकनेस शो कर रहा होता है, क्विसेंट क्वाइट रेस्टिंग स्टेट ऑफ सेरिब्रेशन होती है, ठीक है, बिल्कुल रेस्टिंग स्टेट है। ये कहाँ पे होती है, ऑक्सीपिटल, पैरेटल और फ्रंटल रीजन से इसको मेजर किया जाता है, और 50 माइक्रोवोल्ट की ये होती है। दो ही जगह की आपके पास दो ही वेव्स की सिर्फ वोल्टेज बताई गई है, एक ए वेव की इसकी भी 50 माइक्रोवोल्ट है और डेल्टा की वेव की भी 50 माइक्रोवोल्ट है, ठीक है। और ये हमने कहा कि ये डीप स्लीप में जो है नहीं होती, ठीक है, डीप स्लीप में ये डिसअपेयर कर जाती है। अब सबसे पहले ये होता है कि डीप स्लीप से पहले वाली जो स्लीप होती है ना, जो आपकी आई जब आप क्लोज करते हैं तो उसमें अल्फा वेव होती है, फिर जब डीप स्लीप आती है फिर आपके पास जो है ना दूसरी वेव्स आती हैं। अब जब पर्सन उठा होगा, ठीक है, मैंने बात की कि जब अवेकनेस होती है ना, अलर्टनेस एक्चुअली, फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा यहाँ पे लेक्चर हॉल में बैठा हुआ, अचानक से किसी ने टीचर ने उसका नाम ले उससे कुछ पूछा है तो अलर्ट हो जाएगा, तो उस अलर्टनेस में आपके पास कौन सी वेव होती है, आपकी होती है बीटा वेव, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अच्छा बाज़ का जब पर्सन्स की हमने कहा कि व्हेन द अवेक पर्सन्स अटेंशन इज डायरेक्टेड टू सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेंटल एक्टिविटी ना, तभी आपके पास ये होता है कि वो एक्टिवेट हो जाती है। आपकी जो बीटा वेव्स होती हैं ये आपके पास लो फ्रीक्वेंसी वेव्स होती हैं, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स ये लो इनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, जो बीटा वेव्स होती है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, ये लो फ्रीक्वेंसी वेव थी, इनकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 14 से लेकर 80 साइकिल्स पर सेकंड तक वेरी कर सकती हैं, और ये फ्रंटल और पैरेटल रीजन में होती है, ठीक है। फिर क्या आती है थीटा वेव्स होती है, उनकी फ्रीक्वेंसी 4 to 7 तक वेरी कर सकती हैं, ये नॉर्मली पैरेटल और टेम्पोरल रीजन में होती है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीपिटल फ्रंटल पैरेटल रीजन, यहाँ पे फ्रंटल पैरेटल रीजन, यहाँ पे पैरेटल और टेम्पोरल रीजन, इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 13 है, इसकी 14 से 80 और इसकी 4 to 7 है, ठीक है। और
ये कब कब होती है, ये चिल्ड्रंस में होते हैं, हमारे अंदर तब होती है जब हमारे कोई इमोशनल स्ट्रेस हो, फ्रस्ट्रेशन हो या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो। इसके अलावा यहाँ पे कुछ डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज में भी होती है और ड्राउजीनेस में भी ये होती है, ठीक है। तो ये अपनी चीज़ें याद रखनी है कि ये कहाँ कब कब होती है। ये आपके यानी कि चिल्ड्रंस में इमोशनल स्ट्रेस में, इसके अलावा डिजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस में होती है, ठीक है। चिल्ड्रंस में इमोशनल स्ट्रेस में, डिजनरेटिव ब्रेन डिजीज चिल्ड्रन में होती है, इमोशनल स्ट्रेस में होती है, डिजनरेटिव ब्रेन डिजीजेस में होती है और ड्राउजीनेस में होती है। फिर जो आपकी लास्ट वेव है विच इज़ द डेल्टा वेव, ये जितनी भी ब्रेन की वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी 3.5 साइकिल से कम होती है ना, ये उनमें होती है डेल्टा वेव, ठीक है। इसके अलावा ये डीप स्लीप की वेव है, डी से रखना, ये डीप स्लीप की वेव है, ये इन्फेंसी में भी होती है और कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीजेज में ये वेव होती है, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली। अच्छा वो बात करें जब हम चेंजेस आते हैं ना कि आपके पास स्लीप जो वेव होती है, जब स्लीप वेव होती है, यानी कि स्लीप वेव कौन सी होती है, स्लीप जो आपके पास स्लो स्लीप वेव होती है, स्लो वेव स्लीप होती है, उसमें कौन सी वेव्स होती हैं, उसमें 4 स्टेजेस होती हैं, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, 3 यहाँ गाइडेंस में 4 लिखी हुई है, लेकिन हमने 3 भी पढ़ी हुई है जो कि अब नॉन REM स्लीप की होती है। अच्छा खैर, इसमें लिखी हुई है कि जो फर्स्ट स्टेज होता है आपके पास वहाँ पे वो कहते हैं कि वोल्टेज ऑफ EEG जो है वो उसमें लो हो जाती है, और ये जो स्टेज होती है वहाँ पे स्लीप स्पिंडल्स होते हैं, उसके अलावा वहाँ पे के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ये मैं आपको जो है ना उसको एक बाद में दिखाऊंगी। और इसके अलावा यहाँ पे हमने कहा था कि ये EEG जो होती है इस तरह 2, 3, 4 से जब जाती है तो प्रोग्रेसिवली EEG जो का है कम होती जाती है, ठीक है। अच्छा हम देखें तो आपके पास सबसे पहले होता ही है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा अवेक है, ठीक है। अब हम यहाँ पे अवेकनेस से नीचे की तरफ जाते हैं, क्या आपके पास सोने की तरफ, और साथ हम देखेंगे कि कौन कौन सी वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो बंदा अवेक होता है ना, आइज उसकी खुली होती हैं, उस वक्त कौन सी वेव्स हैं, आपको पता है, सॉरी बीटा वेव्स हैं, ठीक है। क्यों है बीटा वेव्स, क्योंकि जो बीटा वेव्स होती है वो अलर्टनेस की वेव्स हैं, ठीक है। किसकी वेव्स है, वो अलर्टनेस की वेव्स हैं। उस वक्त आपका जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है वो अलर्ट पड़ा हुआ है। उसके बाद जैसे आप आइज क्लोज करते हो तो उस वक्त क्या होता है कि हमारी ब्रेन की क्वाइट एक्टिवेशन हुई होती है, ठीक है। क्वाइट सेलिब्रेशन चल रही होती है उस वक्त। तो क्वाइट सेलिब्रेशन के दौरान जो है हमारी अल्फा वेव एक्टिवेट होती है, ठीक है। हम सोने के लिए लेटे, अभी हमें आंखें खुली हुई है, उसमें बीटा वेव्स एक्टिवेट थी, फिर हमने फोन साइड पर रख दिया, हमने आंखें बंद कर दी, अल्फा वेव एक्टिवेट हुई। लेकिन साथ ही हम उसके बाद ऐसा ऐसा हमारी ट्रांजेक्शन होने लगती है नॉन REM स्लीप में। सबसे पहले उसकी एडवांस स्टेज आती है जिसमें होती है ड्राउजीनेस, और मैंने भी पहले बताया था कि जो ड्राउजीनेस होती है वो थीटा वेव्स की तरह की होती है, ठीक है। थीटा वेव जिनकी जो हमने कहा था कि फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 4 to 7 उसकी फ्रीक्वेंसी होती है, और ये पैराइटल और टेम्पोरल लोब में होती है, ठीक है। ये जो बीटा वेव्स थी ये आपकी होती थी फ्रंटल और पैराइटल लोब में होती हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 18 से लेके 40 तक, 14 से लेके 80 तक वेरी करी थी, ठीक है। और अल्फा वेव कहाँ भी थी, ये ऑक्सीपिटल और फ्रंटल और टेम्पोरल लोब में थी, ठीक है। और सॉरी ऑक्सीपिटल फ्रंटल और पैराइटल लोब में थी। अल्फा जो थी ऑक्सीपिटल फ्रंटल पैराइटल में थी, बीटा फ्रंटल पैराइटल में थी, और जो थीटा थी वो आपके पास पैराइटल और टेम्पोरल में थी, ठीक है। फिर जो डेल्टा वेव्स हमने उसे बताया नहीं कि वो कहाँ पे है, ठीक है। उनका ऐसा कोई बताने वाले, लेकिन आपको पता है कि वो डीप स्लीप की होती हैं। फिर हमारी जो ये हमने कहा कि ड्राउजीनेस में थीटा वेव्स होती है, उसके बाद जो N2 होती है ना, यानी कि उसमें एक लाइट स्लीप, ऐसा ऐसा स्लीप स्टार्ट होती है। उस लाइट स्लीप में आपके पास जो है वो स्लीप स्पिंडल्स होते हैं या कि कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा ना कि वहाँ पे गाइडेंस में 4 फेजेस बताए, लेकिन यहाँ पे मैंने एक जगह से देखा तो वहाँ पे 3 स्टेजेस थे, N1, N2, N3 होते हैं। N1 में ड्राउजीनेस होती है, थीटा वेव होती है उस वक्त। N2 में आपके पास लाइट स्लीप होती है, उसमें स्लीप स्पिंडल्स होते हैं। N3 में फिर आपके पास डीप स्लीप स्टार्ट हो जाती है, जिसमें डेल्टा वेव्स आपकी आ जाती हैं, जिनकी फ्रीक्वेंसी हमने कहा था कि 3.5 से जितनी भी वेव्स जो है उनकी कम फ्रीक्वेंसी होती है वो सारी डेल्टा वेव्स होती हैं। वैसे डीप स्लीप में भी होती है, कुछ ऑर्गेनिक डिजीज में भी होती है, और इन्फेंसी में भी होती है, ठीक है। और लास्ट में जब दोबारा से आगे REM स्लीप आ जाती है तो REM स्लीप में दोबारा से जो है वो बीटा वेव आ जाती है। अपने रखने के नॉन REM स्लीप में 40 to 55% जो है वो बंदा नॉन REM स्लीप में यूजुअली होता है, ये सारी चीजें चल रही होती हैं, और REM स्लीप में 20 to 25% होता है, ठीक हो गया। और इसको हम कैसे याद रख सकते हैं, यानी कि आपके पास पूरी स्लीपिंग के दौरान स्टार्ट करके जब आप सो जाते हो तो कौन कौन सी आती हैं, उसको हम इससे रखते हैं कि बैट्स ड्रिंक ब्लड, ठीक है। बैट्स ड्रिंक ब्लड। अभी जब आप लेटे हो, ठीक है, उस वक्त आपकी जो है वो बीटा वेव एक्टिवेट है। जब आपने आंखें बंद करनी है फिर आपकी अल्फा वेव एक्टिवेट हुई है। फिर जब हम लाइट स्लीप पे चले गए हैं तो हमारी थीटा वेव्स एक्टिवेट हुई हैं। उसके बाद जो है जब आप जो है वो मतलब ड्राउजीनेस में थे तो थीटा वेव्स थी, जब हम लाइट स्लीप में चले गए तो उस वक्त हमारी जो है वो जो स्लीप स्पिंडल्स होते हैं या फिर के कॉम्प्लेक्सेस थे वो एक्टिवेट हुए थे। उसके बाद मतलब वो रिकॉर्ड हुए थे, ठीक है। उसके बाद जब आप बिल्कुल जो है ना, हमने कहा कि हम आपके उसमें चले जाते हैं डीप स्लीप में, तो वो डेल्टा वेव्स होती हैं, और दोबारा से REM स्लीप में जाते हैं तो दोबारा से बीटा वेव्स आ जाती हैं।